नलिनी ने एक गहरी नजर नरेन पर डाली और मुस्कुराते हुए बोली कि कितनी अद्भुत और प्यारी लड़की है विजया। नरेन के ऊपर उसका कितना अटूट और गहरा विश्वास है। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये लड़की कभी नरेन को अपने घर से बेघर या पराया कर सकती है। नलिनी की ये बात सुनकर नरेन के चेहरे पर एक तल्ख और फीकी सी मुस्कान तैर गई। उसने भारी मन से कहा कि पराया करने में उसने कोई कसर कहाँ छोड़ी। ये तो सबने अपनी आंखों से देखा है। अमीर बाप की बेटी है, गरीबों के दर्द और मजबूरी की परवाह वो क्या जाने। घर तो हाथ से गया ही, जब मजबूरी में अपनी बची खुची आखिरी निशानी, वो माइक्रोस्कोप बेचने की नौबत आई तो पौने दाम में महज 200 रुपए देकर आराम से खरीद लिया। ऊपर से तोहफे में धोखेबाज और जालसाज जैसे कड़वे ताने भी दे डाले। और हद तो तब हुई जब वही चीज 200 रुपए देकर वापस लेने की कोशिश की तो उसने बेझिझक कह दिया कि इतने कम में काम नहीं चलेगा। उसने बाजार में परख करवा ली है, उसकी कीमत 400 रुपए से कम नहीं है, इसलिए 200 रुपए और लगेंगे। अब इसे कोई दया माया कहें तो उसकी मर्जी। नलिनी को इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। उसने सिर हिलाते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी, ये बात गले नहीं उतरती। जरूर कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। नरेन ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा कि कोई गलतफहमी नहीं है, सब कुछ पानी की तरह एकदम साफ है। लेकिन नलिनी का मन मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर सिर हिलाकर जोर देते हुए कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है डॉक्टर मुखर्जी। जो लड़की दिल में इतनी नफरत रखती हो वो कभी किसी के सामने इतनी कातर होकर मिन्नतें नहीं कर सकती, और न ही किसी को उस नजर से देख सकती है जैसे विजया अभी देख रही थी। नरेन ने बात खत्म करने के अंदाज में कहा कि हो सकता है ऐसा ही हो। औरतों के दिल का हाल औरतें ही बेहतर समझ सकती हैं, लेकिन उसने जो कुछ खुद सहा और देखा है वो बेहद कठोर और कड़वा सच है। उसी वक्त सेवक कालीपद ने दोबारा कमरे में आकर विनती की कि मां ने आप दोनों को तुरंत बुलाया है, खाना ठंडा हो रहा है। नरेन ने हामी भरी और वे सभी खाना खाने के लिए चल पड़े। कमरा खाली होते ही दूसरी तरफ से बातें करते हुए दयाल बाबू और रासबिहारी कमरे में दाखिल हुए। रासबिहारी अपनी ही रौ में अपनी बात को हवा देते हुए कह रहे थे कि हां, इस नए मंदिर की स्थापना को लेकर दिन रात की दौड़ भाग में बिलास इतना थक्कर चूर हो जाएगा, ये कोई समझ ही नहीं पाया। उस दिन जब उन्होंने बिलास का उतरा हुआ चेहरा देखा तो घबराकर पूछा कि बेटा, आखिर हुआ क्या है, इस तरह परेशान क्यों हो? रासबिहारी ने आगे दयाल बाबू को मक्खन लगाते हुए कहा कि तब बिलास ने रोते हुए उनसे कहा था कि पिताजी, आज मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने दयाल बाबू को न जाने क्या क्या कड़वी बातें कह दी। विजया को भी कुछ बातें कहीं, उसने भी जवाब दिया, लेकिन उस बात का कोई मलाल नहीं है। असली दुख तो इस बात का है कि दयाल बाबू को जाने क्या क्या कह दिया। अब शायद नाराज होकर वे मंदिर के आचार्य का पद ही न संभालें। ये कहते कहते बिलास की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे थे। तब रासबिहारी ने अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए तसल्ली दी थी कि डरने की कोई बात नहीं। अगर अनजाने में कोई भूल हो भी गई हो तो इस पश्चाताप के आंसू ने सारे पाप धो दिए हैं। इतना कहकर रासबिहारी ने कुछ पलों के लिए आंखें मूंद ली और बेहद धार्मिक भाव बनाते हुए सिर झुका लिया। फिर दयाल बाबू की ओर मुड़कर बड़ी चापलूसी से बोले कि देखिए न दयाल बाबू, आपकी उदारता को पहचानकर ही आज बिलास कह रहा था कि पिताजी, आपने सच कहा था कि दयाल बाबू का पूरा मन तो बस ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। उनका दिल करुणा, दया और विश्वास से भरा है। वहां हम जैसे नासमझ बच्चों की गलतियों के लिए कोई मैल रह ही नहीं सकता। दयाल बाबू ने बड़ी सादगी और नम्रता से जवाब दिया कि उन्होंने उस दिन की किसी भी कड़वी बात को अपने दिल में नहीं रखा है। वे बिलास बाबू से कह दें कि वे बिल्कुल बेफिक्र रहें। रासबिहारी ने तुरंत अपनेपन का दिखावा करते हुए टोक दिया कि अरे बाबू मत कहिए, आपके लिए तो वो सिर्फ आपका बिलास है, छोटा सा बिलास बिहारी। तभी रासबिहारी की नजर बाहर गुजरते हुए कालीपद पर पड़ी। उन्होंने आवाज देकर पूछा कि मां विजया इस वक्त कहाँ है? क्या वे अपने लाइब्रेरी वाले कमरे में बैठी हैं? कालीपद ने हाथ जोड़कर बताया कि नहीं, वे अपने सोने के कमरे में जाकर लेट गई हैं। उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ाया है। बुखार,
का नाम सुनते ही रासबिहारी चौंक पड़े। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा कि बुखार, ये बुखार वाली बात किसने कही? कालीपद ने सहजता से जवाब दिया कि डॉक्टर बाबू ने। रासबिहारी के माथे पर सिलवटें उभर आईं। उन्होंने फौरन पूछा कि कौन डॉक्टर बाबू? कालीपद ने बताया कि वही नरेन बाबू आए हुए थे। उन्होंने ही विजया मां की नब्ज और हाथ देखकर बताया कि उन्हें बुखार है और सख्त हिदायत दी है कि वे चुपचाप बिस्तर पर आराम करें। नरेन का नाम सुनते ही रासबिहारी के कान खड़े हो गए। उनकी आवाज में एक तीखापन आ गया। उन्होंने हैरानी से पूछा कि नरेन यहां किस काम से आया था और कब आया था। फिर उन्होंने कालीपद को तुरंत हुक्म दिया कि वह अंदर जाकर विजया को खबर दे कि वे दोनों उससे मिलने आ रहे हैं। दयाल बाबू के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने भी कहा कि विजया के बुखार की बात सुनकर उनका मन बहुत भारी हो रहा है। वे भी एक बार चलकर उसे देखना चाहते हैं। लेकिन कालीपद ने संकोच करते हुए हाथ जोड़ लिए। उसने बताया कि मां ने सख्त मना कर रखा है, जब तक वे खुद न बुलाए तब तक कोई भी उनके कमरे में न जाए। अगर वो बिना बुलाए गया तो मां बहुत नाराज हो जाएंगी। रासबिहारी ये सुनकर भड़क उठे। उन्होंने तिनक कर कहा कि भला वह क्यों नाराज होगी? इस घर के हर भले बुरे की, हर एक चीज की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। उन्होंने फौरन किसी को भेजकर अपने बेटे बिलास को बुलवाने की बात कही। फिर खुद ही बोले कि आज बिलास की तबीयत भी कुछ नासाज है और वो घर पर ही है, लेकिन विजय की बीमारी की खबर सुनकर उसे तुरंत आना ही पड़ेगा ताकि कोई सही इंतजाम किया जा सके। रासबिहारी घबराते हुए कहने लगे कि शहर गाड़ी भेजकर डॉक्टर अकिंचन बाबू को बुलवाना चाहिए या फिर सीधे कलकत्ता से बड़े डॉक्टर प्रेमांकुर बाबू को तार भेजना चाहिए। उन्होंने दयाल बाबू से जल्दी चलने की जिद की ताकि एक पल भी जाया न हो। दयाल बाबू ने बड़ी शांति से रासबिहारी को समझाते हुए कहा कि वे इतने उतावले और परेशान न हों। ईश्वर की दया से सब ठीक होगा। जब नरेन खुद डॉक्टर है और वह देख कर गया है तो डरने की कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर कोई गंभीर बात होती तो नरेन खुद उन्हें खबर भिजवा देता। रासबिहारी ने अविश्वास से मुंह बनाते हुए कहा कि नरेन देख कर गया है, आखिर वो डॉक्टर क्या और कितना जानता है? ये बड़बड़ाते हुए वे तेजी से कमरे से बाहर निकल गए और दयाल बाबू तथा कालीपद भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उधर विजया के शयन कक्ष में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कमजोर और बीमार विजया बिस्तर पर बेसुधसी लेटी हुई थी। थोड़ी ही दूरी पर रासबिहारी और उनका बेटा बिलास बिहारी बैठे हुए थे। कमरे में बैठने के लिए कोई और कुर्सी नहीं थी और मेज पर दवाइयों तथा तीमारदारी का सामान रखा था। तभी तेज कदमों से नरेन कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर साफ घबराहट और चिंता झलक रही थी। नरेन ने कमरे में आते ही फिक्र से पूछा कि क्या बात है। बाहर कालीपद कह रहा था कि बुखार कुछ ज्यादा बढ़ गया है। फिर उसने विजया की ओर देखकर पूछा कि अब तबीयत कैसी है। नरेन को देखते ही बिलास के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। उसने ताना मारते हुए पूछा कि क्या सुबह नरेन ही आकर विजया को चेचक का डर दिखाकर गया था। बुखार की तपिश में जल रही विजया ने बिलास की बात अनसुनी कर दी। उसने बेहद कमजोर आवाज में अपने दोनों हाथ आगे फैला दिए और नरेन से पास बैठने की मिन्नत की। मजबूरी में नरेन को बिस्तर के एक कोने पर बैठना पड़ा। विजया ने बड़े अधिकार और दर्द से पूछा कि वे इतनी देर से कहां थे, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? वह कब से सिर्फ उन्हीं की राहत देख रही थी। ये नजारा देखकर बिलास का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। विजया ने आगे बढ़कर नरेन का हाथ अपने सीने से लगा लिया और लगभग रोते हुए बोली कि जब तक वो पूरी तरह ठीक न हो जाए, नरेन कहीं न जाए। अगर वो चला गया तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगी। नरेन इस अचानक हुए बर्ताव से हक्का बक्का रह गया। जैसे ही उसने सकपकाकर नजरें उठाई, सामने रासबिहारी और बिलास की दो जोड़ी खूंखार आंखें उसी को घूर रही थी। उसी वक्त कालीपद ने दरवाजे के पर्दे की ओट से अंदर झांका तो बिलास का गुस्सा फूट पड़ा। वो दहाड़ते हुए चिल्लाया कि नालायक, जानवर कहीं का, अंदर एक कुर्सी लाकर क्यों नहीं रखता। बेचारा कालीपद डर के मारे कांप उठा। तब रासबिहारी ने बेहद गंभीर होकर बीच बचाव किया।
उन्होंने कालीपद से शांत स्वर में कहा कि वो दूसरे कमरे से एक कुर्सी ले आए ताकि डॉक्टर बाबू उस पर बैठ सके। नरेन तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। रासबिहारी ने अपने बेटे को टोकते हुए कहा कि ये एक बीमार इंसान का कमरा है। यहां इस तरह आपा खोना और बेकाबू होना किसी भले घर के इंसान को शोभा नहीं देता। कालीपद जैसे ही कुर्सी लेकर आया, बिलास फिर फट पड़ा। उसने कहा कि ऐसे माहौल में इंसान अपना आपा न खोए तो क्या करे। इस घर के नौकर इतने बदतमीज हो चुके हैं कि बिना कुछ सोचे समझे किसी भी ऐरे गैरे को सीधे अंदर घुसा देते हैं, जिसे किसी शरीफ औरत के मान मर्यादा का भी लिहाज नहीं है। बिलास की ये जहरीली बातें सुनकर विजया के बुखार का नशा जैसे एक झटके में उतर गया। उसने शर्म और दुख के मारे तुरंत नरेन का हाथ छोड़ दिया और दीवार की तरफ मुंह फेर कर करवट बदल ली। रासबिहारी ने चालाकी से माहौल संभालते हुए बिलास से कहा कि वो उसका गुस्सा समझ सकते हैं। इस स्थिति में नाराज होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए कि हर कोई जानबूझकर गलती नहीं करता। अगर दुनिया के हर इंसान को तौर तरीके, तहजीब और अदब का इल्म होता तो फिर बात ही क्या थी। इसलिए गुस्सा करने के बजाय शांति से लोगों की गलतियों को सुधारना चाहिए। लेकिन बिलास का गुस्सा थमा नहीं। उसने चिढ़कर कहा कि उससे ये ढीठता बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी इस घर के नौकर जितने अभागे हैं उतने ही दुष्ट भी हैं। वो कल ही इन सबको नौकरी से निकाल बाहर करेगा। रासबिहारी ने फिर एक लंबी सांस खींचते हुए कहा कि बिलास का मन दुखी है, इसलिए वो गुस्से में कुछ भी बोल रहा है। फिर उन्होंने बात नरेन की तरफ मोड़ते हुए कहा कि जब उन्होंने खुद सुना कि गांव में चेचक फैला है और ऊपर से डॉक्टर बाबू ने भी आकर विजया को चेचक का डर दिखा दिया, तो बूढ़े होने के बावजूद उनका अपना दिल भी कांप उठा था। नरेन ने तुरंत अपनी सफाई में कहा कि उसने किसी तरह का डर नहीं दिखाया था। इस पर बिलास फिर चीख उठा कि बिल्कुल डर दिखाया था, और कालीपद इस बात का गवाह है। नरेन ने शांति से कहा कि शायद कालीपद ने सुनने में भूल की है। बिलास जब दोबारा नरेन पर झपटने लगा तो रासबिहारी ने उसे रोकते हुए कहा कि जब डॉक्टर बाबू खुद मना कर रहे हैं तो फिर नौकर की बात पर यकीन करने का क्या मतलब। जरूर डॉक्टर बाबू ही सच कह रहे होंगे। बिलास ने झल्लाकर कहा कि पिताजी बात को समझ नहीं रहे हैं। रासबिहारी ने उसे समझाते हुए एक उपदेशक की तरह कहा कि जरासी बीमारी में इस तरह धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान तो सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए मुसीबतें भेजते हैं और लोग मुसीबत आते ही ये बात भूल जाते हैं। फिर उन्होंने नरेन पर तंज कसते हुए कहा कि अगर नरेन ने बीमारी समझने में कोई छोटी मोटी भूल कर भी दी हो तो इसमें क्या बड़ी बात है। बड़े बड़े काबिल और डिग्रीधारी डॉक्टरों से भी चूक हो जाती है। नरेन तो अभी उम्र में बहुत छोटा है। इसके बाद रासबिहारी ने नरेन से पूछा कि तो इसका मतलब डॉक्टर बाबू का ये मानना है कि बुखार बिल्कुल मामूली है और चिंता की कोई बात नहीं है। नरेन ने बड़ी बेबाकी और स्वाभिमान से जवाब दिया कि उसकी राय की यहां क्या अहमियत है। वैसे भी कोई उसकी बात पर भरोसा तो कर नहीं रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि किसी अच्छे डिग्रीधारी और तजुर्बेकार डॉक्टर को बुलाकर उसकी राय ले ली जाए। नरेन का ये खरा जवाब सुनकर बिलास आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर चेतावनी दी कि नरेन जरा संभल कर बात करे और ये याद रखे कि वो किससे बात कर रहा है। अगर ये कमरा न होता तो उसके इस ताने का मजा वो अच्छी तरह चखा देता। ये सब सुनकर विजया का दिल बैठ गया। उसने दीवार की तरफ से मुंह घुमाया और बेहद आहत, दर्द भरी आवाज में कहा कि नरेन बाबू, वे जब तक जिंदा रहेंगी उनकी एहसानमंद रहेंगी, लेकिन जब इन लोगों ने किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने का फैसला कर ही लिया है तो नरेन बाबू को यहां रुककर बिना वजह अपना अपमान सहने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर विजया ने दोबारा अपना मुंह फेर लिया और गहरी उदासी में लेट गई। रासबिहारी ने फौरन बात बनाते हुए कहा कि ये कैसी बात है, जिसे खुद घर की मालकिन ने बुलाया हो उसका अपमान करने की हिम्मत भला कौन कर सकता है। फिर उन्होंने बिलास की तरफ देखकर दिखावटी नाराजगी से कहा कि बिलास को अपने इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव पर शर्मिंदा होना चाहिए। वे मानते हैं कि विजया की बीमारी की फिक्र में उसका दिमाग परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी उसे खुद पर काबू रखना चाहिए था।
आखिर कल को इस पूरे घर संसार की जिम्मेदारी उसी के सिर पर आनी है और ये सब उसी परीक्षा की एक शुरुआत है। नरेन ने चुपचाप अपनी छड़ी और छोटा बैग उठा लिया। कमरे से बाहर निकलते हुए रासबिहारी ने नरेन को आवाज दी और कहा कि डॉक्टर बाबू, आपसे एक बहुत जरूरी मामले पर बात करनी है, जरा बाहर चलिए। जैसे ही रासबिहारी नरेन को लेकर कमरे से बाहर आए, दोनों आमने सामने रखी 2 कुर्सियों पर बैठ गए। रासबिहारी ने बड़े अपनेपन का ढोंग रचते हुए बात शुरू की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने भले ही वे नरेन को बाबू कहें या कुछ और, लेकिन वे ये कभी नहीं भूल सकते कि नरेन उनके पुराने मित्र जगदीश का ही बेटा है। अगर अपनापन न होता तो वे नरेन के मुंह पर अपनी नाराजगी जाहिर करके उसे दुख न पहुंचाते। नरेन ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि जो सच था वही उन्होंने कहा है, इसमें बुरा मानने या दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। रासबिहारी ने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि कड़वी बात दिल को चुभती जरूर है, सुनने वाले को तो दर्द होता ही है, कहने वाले का दिल भी कम नहीं दुखता। फिर उन्होंने बिलास की तरफदारी करते हुए कहा कि नरेन को बिलास की मानसिक हालत समझनी चाहिए और दिल में कोई मैल नहीं रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक खास न्योता देते हुए कहा कि आने वाले बैसाख के महीने में बिलास और विजया की शादी होने जा रही है। अगर नरेन कलकत्ते में ही रहे तो उसे इस शुभ काम में जरूर शामिल होना पड़ेगा। वे कोई बहाना नहीं सुनेंगे। नरेन ने अनिच्छा से अच्छा कहा, पर कुछ झिझकते हुए लेकिन कहना चाहा। रासबिहारी ने बीच में ही बात काट दी कि कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आजकल कलकत्ते में ही रहना हो रहा है, क्या कोई कामकाज का जरिया बना है। नरेन ने बताया कि हां, वहां एक विदेशी दवाओं की दुकान पर छोटा मोटा काम मिल गया है। रासबिहारी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा कि दवाओं के कारोबार में तो बहुत पैसा है, अगर टिक गए तो भविष्य संवर जाएगा। फिर उन्होंने तनख्वाह के बारे में पूछ लिया। नरेन ने सहज भाव से कहा कि आगे चलकर शायद कुछ बढ़ जाए, लेकिन अभी हर महीने 400 रुपए मिलते हैं। 400 रुपए सुनते ही रासबिहारी का रंग उड़ गया और आंखें फटी की फटी रह गई। फिर बनावटी खुशी जाहिर करते हुए बोले कि 400 रुपए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सुनकर बड़ा सुकून मिला। नरेन ने विषय बदलते हुए पूछा कि क्या वे बता सकते हैं कि वो बीमार लड़का परेश अब कैसा है। रासबिहारी ने बताया कि उसे कुछ ही देर पहले उसके गांव के घर भेज दिया गया है। जब नरेन ने पूछा कि क्या गांव यहां से बहुत दूर है, तो रासबिहारी ने अनजान बनते हुए कह दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। नरेन कुछ पल के लिए खामोश रह गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा कि जब गांव भेज दिया है तो कोई चारा ही नहीं। इसके बाद उसने रासबिहारी से गुजारिश की कि वे उसकी तरफ से बिलास बाबू को एक बात जरूर समझा दें। उन्हें बता दे कि बहुत तेज बुखार में इंसान के जज्बात किसी मामूली सी बात पर भी बहक सकते हैं, इसलिए विजया के बर्ताव को लेकर वे एक डॉक्टर की इस बात पर बिल्कुल भी शक न करें। रासबिहारी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए एक नया जाल फेंका। उन्होंने कहा कि बिलास भला क्यों शक करेगा। फिर एक पिता की तरह भावुक होने का नाटक करते हुए बोले कि बाप होकर ऐसी बातें कहना जरा अजीब लगता है, लेकिन नरेन को अपना समझकर वे बता रहे हैं कि विजया और बिलास के बीच कितना गहरा प्यार है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। वे तो बस ईश्वर के आगे सिर झुकाते हैं और सोचते हैं कि इन दोनों का ये मिलन कितना अनमोल है। नरेन ने बुझे दिल से पूछा कि क्या इसी बैसाख में दोनों की शादी पक्की हो गई है। रासबिहारी ने सिर हिलाते हुए कहा कि हां, और उस दिन नरेन को आकर नए जोड़े को आशीर्वाद देना ही होगा। उन्होंने आगे जोड़ा कि वे तो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सभी का यही कहना था कि जब 2 दिल और 2 आत्माएं एक हो चुकी हैं तो उन्हें अलग रखना पाप है। इसलिए उन्होंने भी ईश्वर की मर्जी मानकर हामी भर दी। रासबिहारी ने हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाए और प्रार्थना करने लगे कि उनका जीवन तो अब ढलान पर है, पर ईश्वर इन दोनों बच्चों की नैया पार लगाए। फिर अचानक घड़ी का ध्यान दिलाते हुए रासबिहारी ने पूछा कि रात काफी हो रही है, क्या आज ही कलकत्ता लौटना बहुत जरूरी है। नरेन ने कहा कि हां, उसे जाना ही होगा।
वो 8:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ेगा। रासबिहारी ने कहा कि नई नौकरी में छुट्टी करना ठीक नहीं है, मालिक नाराज हो सकता है। फिर उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा कि आज उसका पूरा दिन बेकार चला गया, पर वो किस काम से आया था। नरेन ने भारी मन से बताया कि वो सुबह इस उम्मीद से आया था कि अपने कुछ पैसे देकर अपना वो माइक्रोस्कोप वापस ले जाएगा। रासबिहारी ने चौंकने का नाटक किया कि पैसे देकर, तो फिर लेकर क्यों नहीं गए। नरेन ने कड़वाहट से कहा कि विजया ने उसे नहीं दिया। विजया का कहना है कि उसकी कीमत 400 रुपए है और वह एक पैसा भी कम नहीं लेगी। रासबिहारी ने मानो आसमान सिर पर उठा लिया। वे बोले कि ये कैसी नाइंसाफी है, 200 के बदले 400 रुपए, वो भी तब जब नरेन को उसकी इतनी सख्त जरूरत है और विजया का उससे कोई वास्ता भी नहीं। नरेन ने दृढ़ता से कहा कि उसने तय कर लिया है कि वह 400 रुपए चुकाकर ही अपनी चीज वापस ले जाएगा। रासबिहारी ने जोर देकर कहा कि नहीं, वे इतना बड़ा अधर्म कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। विजया उनकी होने वाली बहू है और ये पाप उन तक भी पहुंचेगा। फिर कुछ देर गंभीर रहकर वे बोले कि वे अक्सर सोचते हैं कि बातों और व्यवहार में तो विजया बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन दिल ही दिल में नरेन के लिए उसके भीतर इतनी नफरत और कड़वाहट क्यों भरी है। पहले नरेन के घर के मामले में यह दिखा और अब इस माइक्रोस्कोप के मामले में भी साफ नजर आ गया। रासबिहारी ने अपनी झूठी शराफत का ढिंढोरा पीटते हुए कहा कि जब उन्हें पता चला था कि नरेन को पैसों की सख्त जरूरत है और उसे जुबान दी जा चुकी है, तो उन्होंने खुद अपनी जेब से 200 रुपए सुबह सुबह भिजवा दिए थे ताकि वादा न टूटे। उन्होंने सोचा था कि विजया जब चाहेगी उन्हें पैसे लौटा देगी, लेकिन नरेन की मदद में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। नरेन ने आहत होकर पूछा कि तो क्या विजया की मर्जी महज 200 रुपए देने की भी नहीं थी? क्या उसे लगता था कि नरेन उसे ठग रहा है? रासबिहारी ने जीभ काटते हुए बात को घुमाने की कोशिश की कि अब उन पुरानी बातों को कुरेदने का कोई फायदा नहीं, लेकिन 200 की चीज के बदले 400 मांगना सरासर जुल्म है। वे विजया को ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे और नरेन को 200 रुपए में ही उसकी चीज दिलवाएंगे। नरेन के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। उसने साफ मना कर दिया कि रासबिहारी उसके लिए विजया से कोई सिफारिश न करें। जब विजया की तबीयत ठीक हो जाए तो उसे बता दिया जाए कि नरेन पूरे 400 रुपए लाकर ही देगा। वो विजया की जरासी भी दया या भीख कबूल नहीं करेगा। जाते जाते नरेन ने कहा कि बिलास बाबू से कह दीजिएगा कि वे मुझे माफ कर दें, मुझे इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। फिर उसने अपनी घड़ी देखी और कहा कि ट्रेन का वक्त हो रहा है, इसलिए अब वो चलता है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे विजया की सेहत में सुधार आने लगा। वो बीमारी के चंगुल से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन बदन में अब भी भारी कमजोरी और थकान बनी हुई थी। वो अपने बैठने वाले कमरे में सुस्ता रही थी कि तभी पुराना और वफादार नौकर कालीपद रोते रोते कमरे में दाखिल हुआ। कालीपद का गला रुंधा हुआ था। उसने भर भराई आवाज में कहा कि मां, इतने दिनों से आपकी बीमारी की वजह से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि बताए बिना चारा नहीं है। छोटे बाबू यानी बिलास बिहारी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। विजया ने चौंक कर पूछा कि क्यों, आखिर बात क्या हुई? कालीपद ने अपनी आंखें पोंछते हुए दर्द भरे स्वर में बताया कि जब तक पुराने मालिक जिंदा थे उन्होंने कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी, लेकिन छोटे बाबू तो उसे फूटी आंख नहीं सुहाते, रात दिन बस गालियां देते रहते हैं। उसने कोई कसूर भी नहीं किया था। बस उस दिन छोटे बाबू को बिना बताए नरेन बाबू को अंदर कमरे में ले आया था। इसी बात पर नाराज होकर उन्होंने आज उसे नौकरी से निकाल बाहर किया है। विजया की त्योरियां चढ़ गई। उसने बेहद सख्त लहजे में पूछा कि बिलास बाबू इस वक्त कहाँ हैं? कालीपद ने बताया कि वे बाहर कचहरी वाले कमरे में बैठकर हिसाब किताब के कागजात देख रहे हैं। विजया ने एक पल कुछ सोचा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा कि ठीक है, इस बात की फिक्र छोड़ो और तुम जाकर अपना काम संभालो। कालीपद के जाने के तुरंत बाद चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लिए दयाल बाबू कमरे में आए। उन्होंने कहा कि वे विजया से ही मिलने चले आ रहे थे। विजया ने आदरपूर्वक उन्हें बैठने के लिए कहा और पूछा कि उनकी पत्नी की तबीयत अब कैसी है। दयाल बाबू का चेहरा खुशी से खिल उठा।
उन्होंने बताया कि आज उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। दयाल बाबू ने जैसे ही नरेन को चिट्ठी लिखकर बुलावा भेजा, वो कल दोपहर ही दौड़ा चला आया और दवा देकर गया। दयाल बाबू ने बड़ी हैरानी और तारीफ भरे अंदाज में कहा कि नरेन का इलाज तो सचमुच कोई चमत्कार जैसा है। 24 घंटे के भीतर ही बीमारी का 3/4 असर खत्म हो गया। विजया के चेहरे पर एक हल्की सी फीकी मुस्कान आई। उसने कहा कि असर क्यों नहीं होगा, आप सभी का नरेन बाबू पर इतना गहरा जो विश्वास है। दयाल बाबू ने बड़ी सादगी से कहा कि यह बात तो सच है, लेकिन यह भरोसा बिना वजह तो पैदा नहीं हुआ। उन्होंने खुद अपनी आंखों से उसका हुनर परखा है। ऐसा लगता है मानो नरेन के घर में कदम रखते ही सारी बीमारियां और परेशानियां खुद ब खुद दूर भाग जाती हैं। विजया ने धीमी आवाज में बस इतना ही कहा कि हो सकता है ऐसा ही हो। तब दयाल बाबू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि वे एक बात कहना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि विजया नाराज नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नरेन उम्र में भले ही छोटा हो, लेकिन उन बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टरों से कहीं ज्यादा काबिल है, जिन्होंने विजया के इलाज के नाम पर सिर्फ समय और पैसे बर्बाद किए। दयाल बाबू ने कसम खाकर कहा कि नरेन का हुनर उन सबसे कहीं बढ़कर है। फिर दयाल बाबू ने अपनी जेब से कागज की एक पर्ची निकालकर मेज पर रखते हुए कहा कि नरेन कल सिर्फ उनकी पत्नी की ही दवा लिखकर नहीं गया था, बल्कि उसने एक और इंसान के लिए भी नुस्खा तैयार किया है। उन्होंने विजया से बड़े अपनेपन और जिम्मेदारी से कहा कि वो इस पर्ची को अनदेखा नहीं कर सकती, उसे एक बार ये दवा आजमा कर देखनी ही पड़ेगी। विजया ने पर्ची की तरफ देखा और तंज भरे लहजे में कहा कि ये तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। दयाल बाबू, भला मरीज को बिना देखे, बिना उसकी नब्ज टटोले कोई डॉक्टर दवा कैसे लिख सकता है? दयाल बाबू हंस पड़े। उन्होंने रहस्य खोलते हुए कहा कि विजया ये सोच भी कैसे सकती है। कल जब विजया अपने बगीचे की रेलिंग पकड़कर बाहर की तरफ खड़ी थी, नरेन ठीक उसी के सामने वाले रास्ते से गुजर रहा था। उसने विजया को बहुत अच्छी तरह ठहर कर देखा था। शायद विजया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया। विजया की धड़कनें तेज हो गई। उसने उत्सुकता छुपाते हुए पूछा कि क्या उन्होंने उस वक्त साहबों जैसे अंग्रेजी कपड़े पहन रखे थे? दयाल बाबू ने तुरंत हामी भरी कि बिल्कुल सही पकड़ी हो। दूर से देखकर कोई धोखा खा जाए। उस पहनावे में तो पहली नजर में पहचानना भी मुश्किल था कि वे कोई बंगाली नौजवान है। विजया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने धीमे स्वर में कहा कि यह आपकी जरूरत से ज्यादा तारीफ है, दयाल बाबू। बस आपका अपनापन और स्नेह ही है जो उनसे इतनी बड़ाई करवा रहा है। दयाल बाबू ने बड़ी आत्मीयता से जवाब दिया कि स्नेह तो वे करते ही हैं, बहुत करते हैं, लेकिन उनकी ये बात कोई बढ़ा चढ़ाकर कही हुई नहीं है। इतना बड़ा ज्ञानी और डॉक्टर होने के बावजूद नरेन की बातें इतनी मीठी और एक छोटे बालक की तरह इतनी निष्कपट और सरल हैं कि उसे जाने देने का मन ही नहीं करता। दिल चाहता है कि वह कुछ देर और पास बैठा रहे। विजया ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली कि तो फिर आप उसे रोककर रख क्यों नहीं लेते? दयाल बाबू हंस पड़े और बोले कि भला ऐसा कैसे हो सकता है मां, उस पर जिम्मेदारियों का कितना बोझ है, कितनी भाग दौड़ और मेहनत करनी पड़ती है उसे। फिर भी हम जैसे गरीबों पर उसकी कितनी दया है। मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए वो लगभग रोज ही उसे देखने चला आता है। बातें चल ही रही थी कि अचानक दरवाजे से बिलास बिहारी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बिलास ने विजया की तरफ देखते हुए रूखेपन से पूछा कि आज उसकी तबीयत कैसी है। विजया ने संक्षिप्त जवाब दिया कि वो ठीक है। बिलास ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा कि ठीक तो हो, लेकिन चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर उसने अपनी तीखी नजरें दयाल बाबू पर गड़ा दी और कड़े स्वर में पूछा कि आप यहां क्या कर रहे हैं? दयाल बाबू ने सहमते हुए कहा कि वे तो बस बिटिया का हालचाल लेने चले आए थे। तभी बिलास की नजर मेज पर रखी उस कागज की पर्ची पर पड़ गई। उसने लपक कर वह पर्ची हाथ में उठा ली और देखते हुए बड़बड़ाया कि ये तो डॉक्टर का नुस्खा लग रहा है। किसका है भला? पर्ची को आंखों के पास ले जाकर बारीकी से देखते ही उसका पारा चढ़ गया। उसने तीखे ताने के साथ कहा कि अरे वाह, इस पर तो नरेन का नाम लिखा है, खुद डॉक्टर साहब का नुस्खा। लेकिन ये यहां पहुंचा कैसे?
कमरे में सन्नाटा पसर गया। विजया और दयाल बाबू दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। उनकी खामोशी देखकर बिलास और भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं पूछ रहा हूं कि ये पर्ची यहां कैसे आई? क्या डाक से आई है? उसने व्यंग्य कसते हुए आगे कहा कि डॉक्टर हो तो नरेन जैसा, तभी तो यहां बाकी डॉक्टरों की दवाइयां छुई तक नहीं जाती। शीशियों में रखी रखी सड़ती है और फिर फेंक दी जाती है। चलो, वो भी मान लिया, लेकिन कलयुग के इस नए धनवंतरी ने ये पर्ची भेजी कैसे? किसके हाथ से भिजवाई? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। फिर बिलास दयाल बाबू की तरफ घूमा और जहर उगलते हुए बोला कि अभी सीढ़ियों से तो आपकी जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी, अब यहां भीगी बिल्ली बनकर क्यों बैठ गए? बताइए, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? दयाल बाबू ने धीरे से सिर झुकाकर कहा कि जी हां। बिलास ने आंखें तरेड़ते हुए कहा कि अच्छा, तो ये आपकी करतूत है। कहां मिली वह हस्ती आपको? दयाल बाबू ने सफाई देते हुए कहा कि दरअसल वे मेरी बीमार पत्नी को देखने आते हैं और बहुत ही बढ़िया इलाज करते हैं। इसलिए मैंने ही उनसे कहा था कि अगर मां विजया के लिए भी कोई दवा। बिलास ने उनकी बात बीच में ही काट दी और गरज कर बोला कि तो इस नुस्खे के पीछे आपका हाथ है। अब आप यहां के कर्ता धर्ता और बिचौलिए बन बैठे हैं। एक पल रुककर बिलास ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा कि मैंने आपको पिछले साल का पूरा हिसाब किताब पूरा करने को कहा था, क्या वह काम खत्म हुआ? दयाल बाबू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि जी, बस 2 दिनों के अंदर ही पूरा कर दूंगा। बिलास ने झल्लाकर पूछा कि अब तक हुआ क्यों नहीं? दयाल बाबू ने लाचारी जाहिर करते हुए बताया कि घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। पत्नी की बीमारी की वजह से खुद अपने हाथों से खाना बनाना पड़ रहा था, इसलिए कचहरी आ ही नहीं सका। बिलास ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आ ही नहीं सका? वाह, आपने तो काम न करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैंने तो पिताजी से उसी वक्त कह दिया था कि इन पुराने, बेकार और बूढ़े लोगों को रखकर मेरा काम चलने वाला नहीं है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। दयाल बाबू का यह अपमान विजय से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी कमजोर आवाज में बेहद सख्ती और धार लाते हुए कहा कि दयाल बाबू को यहां कौन लेकर आया है? जानते हैं आप? आपके पिताजी नहीं, बल्कि मैं खुद इन्हें लेकर आई हूं। बिलास ने हेकड़ी दिखाते हुए जवाब दिया कि जो कोई भी लाया हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है और मुझे काम चाहिए। विजया ने पलटकर सवाल किया कि जिसके घर में इतनी बड़ी मुसीबत और बीमारी हो, वो काम पर कैसे आ सकता है? बिलास ने बदमिजाजी से हाथ झटकते हुए कहा कि ऐसे तो हर कोई मुसीबत का बहाना बना लेता है, लेकिन अगर हम सबके बहाने सुनने बैठेंगे तो मेरा काम नहीं चलने वाला। मैंने जरूरी काम पूरा करके रखने का हुक्म दिया था। वो काम क्यों नहीं हुआ? मुझे बस इसका जवाब चाहिए। किसी की बीमारी या मुसीबत का किस्सा सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। विजया ने माहौल की कड़वाहट को भांपते हुए दयाल बाबू की तरफ देखा और बेहद आदर से कहा कि दयाल बाबू, आप अब आराम से घर जाइए। नमस्कार। दयाल बाबू सिर झुकाकर कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही विजया ने बिलास की ओर रुख किया और शांत लेकिन बेहद सख्त लहजे में पूछा कि दयाल बाबू अब जा चुके हैं, अब बताइए कि आप क्या कह रहे थे? बिलास ने अपनी हेकड़ी दिखाते हुए वही बात दोहराई कि उसने जरूरी काम निपटाने का हुक्म दिया था। काम क्यों नहीं हुआ उसे इसका हिसाब चाहिए, किसी की मजबूरी का रोना नहीं। विजया ने सीधे बिलास की आंखों में देखते हुए कहा कि इस दुनिया में हर इंसान झूठा नहीं होता बिलास बाबू। हर कोई मुसीबत का झूठा बहाना नहीं बनाता। कम से कम मंदिर के आचार्य तो कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। खैर, उस बात को छोड़िए, पर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूं। जब आप अच्छी तरह जानते थे कि वो काम बेहद जरूरी था और वक्त पर होना ही चाहिए था, तो आपने खुद उस काम को पूरा क्यों नहीं किया? आप खुद पिछले 4 दिनों से काम पर क्यों नहीं आए? जरा मैं भी तो सुनूं कि आपके ऊपर ऐसी कौन सी भारी मुसीबत आ पड़ी थी। विजया का ये तीखा और सीधा वार सुनकर बिलास हक्का बक्का रह गया। वो सकपकाते हुए बोला कि क्या मैं खुद बैठकर बही खाते संभालूंगा? और मैं काम पर क्यों नहीं आया, ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? विजया ने तनिक भी दबे बिना कहा कि हां,
मैं यही जानना चाहती हूं। हर महीने इस जमींदारी से पूरे 200 रुपए की तनख्वाह आप लेते हैं। वह रकम मैं आपको मुफ्त में तो नहीं देती, काम करने के एवज में ही देती हूं। बिलास का चेहरा अपमान से लाल हो गया। वो गुर्राया कि तो क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? मैं तुम्हारा मुलाजिम हूं। विजय ने दो टूक जवाब दिया कि काम के बदले जिसे तनख्वाह दी जाती है उसे मुलाजिम और कर्मचारी के सिवा और क्या कहा जाता है। उसने आगे कहा कि अब तक वो बिलास के अनगिनत जुल्म और बदतमीजियों को चुपचाप सहती आई थी, लेकिन जितना उसने सब्र किया, बिलास की मनमानी और अत्याचार उतना ही बढ़ता चला गया। विजय ने साफ शब्दों में फैसला सुनाते हुए कहा कि नीचे जाइए। आज से आपके और मेरे बीच मालिक और मुलाजिम के रिश्ते के सिवा दूसरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जिस नियम और कायदे से इस रियासत के बाकी कर्मचारी काम करते हैं, अगर उस कायदे से काम कर सकते हैं तो कीजिए, वरना ये मेरी तरफ से आपको बर्खास्तगी का नोटिस है। आइंदा मेरी कचहरी में कदम रखने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। बिलास गुस्से से पागल होकर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसकी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली कांप रही थी। उसने चीखते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस। विजय ने बेखौफ होकर जवाब दिया कि दुस्साहस मेरा नहीं, आपका है। मेरी ही जमींदारी में नौकरी करते हैं और मुझ पर ही हुक्म चलाते हैं। मुझे तुम कहकर पुकारने की इजाजत आखिर किसने दी आपको? मेरे ही घर में मेरे नौकर को नौकरी से निकालने और मेरे ही सामने मेरे मेहमान की बेइज्जती करने की ये जुर्रत आपके भीतर कहां से आई? बिलास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उन्मादी होकर चिल्लाया कि उस मेहमान के बाप का कोई पुण्य आड़े आ गया, वरना उस दिन मैं उसकी एक बाही तोड़ देता। नीच, बदमाश, धोखेबाज, आवारा कहीं का, अगर आइंदा मुझे कभी दिख गया तो। बिलास की यह भयानक चीख पुकार सुनकर दरबान कनाई सिंह और बाकी नौकर डर के मारे दौड़कर दरवाजे के पास आ गए और अंदर झांकने लगे। नौकरों की भीड़ देखकर विजया को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तुरंत अपने गुस्से पर काबू पाया और बेहद संभली हुई आवाज में कहा कि आप नहीं जानते, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उस दिन नरेन बाबू पर हाथ उठाने की हिमाकत आपने नहीं की। वे एक उच्च शिक्षित और भद्र पुरुष हैं। अगर उस दिन आप उन पर हाथ उठा भी देते तो भी वे एक बीमार औरत के कमरे में तमाशा खड़ा करने के बजाय चुपचाप अपमान सहकर चले जाते। विजय ने चेतावनी भरे लहजे में आगे कहा कि मेरी ये सलाह हमेशा याद रखिएगा। अगर भविष्य में कभी उन पर हाथ उठाने का इरादा हो तो छिपकर पीछे से ही वार कीजिएगा। सामने आकर वार करने की गलती मत कीजिएगा। फिर दरवाजे पर जमा भीड़ की तरफ इशारा करते हुए विजया ने कहा कि बहुत तमाशा हो चुका। नीचे से सारे नौकर चाकर और दरबान तक घबराकर ऊपर आ गए हैं। अब चुपचाप नीचे जाइए। इतना कहकर विजया कमरे से बाहर निकल गई। बिलास गुस्से, सदमे और अचरज से पत्थर की तरह वहीं जड़ रह गया। उसकी अंगारे बरसाती आंखें उस रास्ते पर टिकी रहीं जहां से विजया गुजरी थी। तभी हड़बड़ाते हुए रास बिहारी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने आते ही घबराकर पूछा कि मामला क्या है बिलास? इतनी चीख पुकार किस बात की मच रही थी? विजया कहाँ गई? बिलास ने जहर उगलते हुए कहा कि जानते हैं पिताजी, आज विजया ने मेरे मुंह पर कह दिया कि मैं उसका 2 कौड़ी का पगार पाने वाला नौकर हूं। अगर बाकी नौकरों की तरह उसकी जी हुजूरी करके नहीं चलूंगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल बाहर करेगी। रास बिहारी का माथा ठनका। उन्होंने चौंक कर पूछा कि क्यों? अचानक ऐसी नौबत क्यों आई? तुमने उससे ऐसा क्या कह दिया था? बिलास ने चिढ़कर बताया कि उसने कालीपत को नौकरी से निकाल दिया था। यही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया। रास बिहारी ने अपना माथा पीट लिया और कहा कि ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? इतनी जल्दी उस नौकर को निकालने की क्या सूझी तुम्हें? अभी उस दिन तुमने नरेन को भरी महफिल में बेइज्जत किया। तुम तो जानते ही हो कि उसके प्रति विजया का। बिलास ने बीच में ही बात काट दी कि असल बीमारी की जड़ तो वही है। उस धोखेबाज और आवारा नरेन की वजह से ही तो ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। विजय ने तो यहां तक कह दिया कि एक नौकर होकर मैं उसके उस खास मेहमान, उस नरेन का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं?
रासबिहारी का दिल बैठ गया। उन्होंने बेबसी से कहा कि और क्या क्या कहा उसने? मैं यहां सब कुछ जोड़ तोड़ कर संभालने में लगा हूं, और तुम हो कि हर बार कोई न कोई नया बवंडर खड़ा कर देते हो। बिलास ने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा कि बवंडर कैसा? क्या उस नालायक कालीपद को घर में सिर पर बिठाकर रखता? बिना किसी अक्ल के उसने उस गवार आदमी को सीधे लाकर विजया के बिस्तर पर बिठा दिया था, और वह बूढ़ा दयाल भी उसी की पैरवी में लगा हुआ है। रासबिहारी ने घबराकर पूछा कि क्या तुमने दयाल बाबू को भी कुछ कह दिया? तुमने तो पूरा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया। बिलास ने सीना तानकर कहा कि क्यों न कहता, 100 बार कहूंगा। नरेन डॉक्टर पर उनका बड़ा प्यार उमड़ रहा था। मैंने उस दिन नरेन को धक्के मारकर बाहर निकाला, और ये जनाब आज चुपके से आकर उसी की दलाली कर रहे थे। यहां तक कि उसका लिखा नुस्खा भी लाकर थमा दिया कि विजया का इलाज उससे होगा। दूसरी तरफ अपनी बीवी की बीमारी का बहाना बनाकर 4 दिन तक काम से गायब रहे, कचहरी में झांकने तक नहीं आए। ये घोर अनुशासनहीनता नहीं तो और क्या है? रासबिहारी गुस्से और बेबसी के मारे सन्न रह गए। बिलास ने अपनी आग में घी डालते हुए कहा कि विजया ने आज आपका भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रासबिहारी ने बुझे मन से पूछा कि उसने क्या कहा। बिलास ने तिनक कर बताया कि उसने सीधे मेरे मुंह पर कहा कि दयाल बाबू को रासबिहारी बाबू यहां नहीं लाए हैं, बल्कि वो खुद लाई है। दयाल बाबू काम करें या न करें, कोई उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। उसने मुझे साफ कह दिया कि मैं महज एक कर्मचारी हूं। बाकी कर्मचारियों की तरह काम करना है तो करो, वरना यहां से रास्ता नापो। ये सुनते ही रासबिहारी का सारा सब्र टूट गया। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वे अपने ही बेटे पर गरज पड़े कि उसने तो तुम्हें सिर्फ यहां से चले जाने को कहा है, पर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी गर्दन पर धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूं। बिलास अवाक रह गया और हकलाते हुए बोला कि पिताजी। रासबिहारी ने नफरत से कहा कि सच ही कहा है किसी ने, ओछी जात अपनी औकात दिखाई देती है। लाख कोशिश कर लो, पर रहोगे तो वही किसान के बेटे। अगर किसी खानदानी और ऊंचे घराने के बेटे होते तो कुछ शराफत भी सीखते, अपना नफा नुकसान समझते, और अच्छे बुरे की कुछ तमीज होती। जाओ, अब खेतों में जाकर हलबैल संभालो और अपनी औकात में रहो। रासबिहारी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने आगे फटकारते हुए कहा कि मैंने तुम्हें तोते की तरह रटाटा कर समझाया था कि एक बार शादी का ये काम भले चंगे निपट जाने दो, उसके बाद जो मन में आए करना। लेकिन तुम्हारे अंदर जरा भी सब्र नहीं था। चले थे विजया पर अपना रोब झाड़ने। वह राय खानदान की बेटी है, नामी जमींदार हरि राय की पोती है। तुम जैसे मूर्ख की इतनी औकात हो गई कि उसके नाक में नकेल डालने चले थे। रासबिहारी ने छाती पीटते हुए कहा कि आज सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इतनी बड़ी जमींदारी हाथ से निकल गई, और जो हर महीने 200-200 रुपए तनख्वाह के नाम पर मिल रहे थे, वो भी हाथ से गया। जाओ अब किसान के बेटे, जाकर हल चलाओ। ऊपर से मेरे सामने आंखें तरेर कर उसी की शिकायत लेकर आए हो। दफा हो जाओ यहां से, मुझे दोबारा अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। इतना कहकर रासबिहारी गुस्से में पैर पटकते हुए तेजी से बाहर निकल गए, और उनके पीछे बिलास भी सुधबुध खोए किसी जिंदा लाश की तरह बेबस कदमों से धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़ा। आगे की कहानी आपको अगले भाग में देखने को मिलेगी। कहानी में अब क्या नया मोड़ आएगा? विजया और नरेन की जिंदगी किस दिशा में जाएगी? क्या सच सबके सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अगले भाग तक हमारे साथ बने रहिए।